गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे अपने अपने घरों पे। तो आज 30 जुलाई 2020 है। शुरू करते हैं आज का वीडियो आज की वर्कशीट के साथ। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से क्लास 9th के लिए आज सोशल साइंस और इंग्लिश की 2 वर्कशीट आई हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सोशल साइंस की वर्कशीट। सोशल साइंस की आज की जो वर्कशीट है वो है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आपकी पिछली वर्कशीट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थी, ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार बना। स्टार्ट करते हैं। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर अमिड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो इंडिपेंडेंस के बाद बना था। तो वो यही कहना चाहता है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश के जो हालात थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। देश विभाजित हो गया था 2 टुकड़ों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। हाउएवर, द गुड थिंग वॉज दैट इंडिया, द consensus was regard to making the constitution had already developed there during freedom struggle। लेकिन हुआ क्या कि जब इंडिया आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उस टाइम पे ही हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ है। वोट देने का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, एकता का अधिकार, इक्वालिटी का मतलब सब इक्वल हैं, एंड जो माइनॉरिटीज़ हैं देश में, ऐसे लोग, ऐसे समुदाय जो बहुत कम मात्रा में हैं, बहुत कम हैं हमारे देश में, कम मात्रा में उपस्थित हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। दिस मीन्स दैट कॉन्सेंसस ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस अमंग्स द लीडर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगिन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू हो उससे पहले ही जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उसके बीच में सामंजस्य था, उसके बीच में एकमत था कि इस काम को किस तरीके से करना है। और वो कमेटी, वो लोग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, उनको हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या था? द ड्राफ्टिंग ऑफ द वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान से समझिए, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो पूरी की पूरी कमेटी थी, जो पूरी की पूरी मीटिंग थी, जो पूरे के पूरा समुदाय था एक लोगों का, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये एक आंसर भी है आपकी आज की वर्कशीट का, तो ध्यान से समझिए। सेकेंड पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंप्राइज्ड ऑफ 299 मेंबर। तो ये समझिए छोटी कमेटी नहीं है, 299 लोगों का एक पूरी कमेटी, एक पूरा समुदाय था, whose first meeting was held on 9 दिसंबर 1946। यानी कि इंडिया की आज़ादी, भारत की आज़ादी से भी पहले ये कमेटी बन चुकी थी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमेटी वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर ऑन बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे इस कमेटी के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट क्लॉज बाय क्लॉज इन फ्रंट ऑफ वेरियस कमिटीज। तो इसमें क्या काम कैसे होगा, इसके लिए बहुत बातें हुई। और उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो हेड थे इस कमेटी के, उनकी हेडशिप के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बना। और कितना टाइम लगा, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का, तो इट टुक ऑलमोस्ट 2 years 11 months and 18 days to prepare it, and finally the Constituent Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950, which we celebrate as Republic Day। तो जैसा आपको पता है 26 जनवरी को हर साल हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो संविधान था, वो लागू हुआ था। वो बन बहुत पहले गया था, 26 नवंबर 1949 को वो बन गया था, लेकिन एक ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी को चुना गया कि इस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने संविधान को लागू करेंगे।
आगे है एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सेप्टेंस मतलब उसको कैसे एक्सेप्टेंस मिली। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन afresh or the constitution exists as a mere piece of paper. However, over the last 70 years, Indian constitution is successful in binding together of its citizens because the constitution ensures and treats members from different groups, caste, classes, religion and occupation equally. Along with the universal adult franchise was recognized, which was not prevalent before independence. Over the time, many amendments took place in the constitution. However, the soul of the constitution remained intact. इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा है कि इसमें बदलाव आए हैं पिछले 70 सालों में आज़ादी के। इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। बहुत सारे दुनिया के देश ऐसे हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन पूरे दोबारा से बने, या जिनके कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज़ बन के रह गया है और उसके अंदर कोई भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ बहुत डिटेल में और बहुत तरीके से, बहुत कायदे से लिखी हुई है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, अनलाइक बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे देशों के संविधान जिनके संविधान इस तरीके से नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आंसर बिल्कुल आपको वहीं लिखा हुआ दिख जाएगा। जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो ये आपका आंसर बनेगा। द ड्राफ्टिंग ऑफ वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब वो चेयरमैन पूछ रहे हैं, तो वापस यहां पे आते हैं और हम देखते हैं कि चेयरमैन कौन थे। तो देखिए फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो चेयरमैन थे उस कमेटी के जिस कमेटी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो ये आपका हो गया आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। दोबारा आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स्ड, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था। तो अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 विच वी सेलिब्रेट एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। गणतंत्र दिवस के रूप में जिसको हम मनाते हैं, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो ये आपके आज का आंसर। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीनों आंसर आपके सामने हैं। चौथा है इफ यू वर आस्क्ड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर स्कूल व्हाट आर द थिंग्स यू विल टेक केयर ऑफ। मतलब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहा जाए स्कूल के लिए तो आप क्या क्या करोगे। देखो मुझे कहा जाए तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा कि वहाँ रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ और राइट्स ये सब लोगों के पास हों, सब लोगों को दी जाए और यूनिफॉर्म और यूनैनिमस रही। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आपकी आज की अगली वर्कशीट की तरफ और देखते हैं वो किस चीज़ की है। तो आपकी आज की जो अगली वर्कशीट है वो है डायरी राइटिंग के बारे में। डायरी राइटिंग हम इससे पहले भी आप पिछली क्लासों में भी बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा से डायरी राइटिंग देखते हैं कि डायरी राइटिंग क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, you must now feel confident about writing a diary entry. We have received 3 worksheets on the topic and this shall be the last one. तो ये लास्ट वर्कशीट है आज की डायरी एंट्री के बारे में। नोट दिस टाइम नो हेल्प विल बी प्रोवाइडेड टू यू टू कंप्लीट द वर्कशीट। हेयर लुक एट द वंडरफुल वर्कशीट शेयर्ड बाय सम ऑफ यू। तो ये जो वर्कशीट्स आप देख रहे हैं ये वर्कशीट आप ही में से कुछ बच्चों ने बनाई थी और उनकी फोटोज आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे हैं। तो अगर आप भी अच्छी डायरी एंट्री लिखेंगे तो हो सकता है कि अगली बार जो वर्कशीट डायरी एंट्री की छपे उसमें आपकी लिखी हुई डायरी एंट्री की फोटो छपे। आगे बढ़ते हैं। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो 3 बच्चों ने लिखे थे और 3 बच्चों के लिखने के बाद ये आज वर्कशीट में छप गया है और पूरी दिल्ली के बच्चे इसको देख रहे हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी डायरी एंट्री लिखी थी। This week, we will write a diary entry about how we feel about online class and worksheets.
Remember, do not copy from each other's responses as a diary entry is a personal response to a topic. डायरी एंट्री बहुत पर्सनल चीज़ है, हर व्यक्ति अपनी डायरी एंट्री खुद लिखता है, तो किसी एक दूसरे की कॉपी में से कॉपी नहीं करना आपने। ऐसा ना हो कि आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में जिस बच्चे ने भेजी और आपने उसको कॉपी कर दी, तो वो बिल्कुल नहीं करना। शुरू करते हैं क्वेश्चन। राइट ए डायरी एंट्री in about 150 words expressing your experience of online class, WhatsApp support by your teachers and online assignments which you get. You can express both the positive experience, learning and the challenges you face in completing the task. How do you manage with these online assignments and whose support you take? Format we are sharing with you, but the content has to be yours, यानी कि आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, बट आप इस एग्जाम्पल को कॉपी मत करना, आप अपनी डायरी बनाना। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, सबसे ऊपर आएगी डेट, फिर आएगा डे, तो जैसे आज थर्सडे है तो थर्सडे, फिर आएगा डियर डायरी। अब देखिए मैंने क्या लिखा है। आफ्टर स्पेंडिंग अ लिटिल ओवर मंथ इन ऑनलाइन क्लास, आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट हाउ मच टाइम इन अ डे आई एक्चुअली नीड टू डेडिकेट टू माई एजुकेशन। द फर्स्ट वीक आई हैड टू फाइट द अर्ज टू मेंटली चेक आउट एंड एंटर समर वेकेशन मोड। यानी कि पहले एक हफ्ते तो मुझे ये लगा था कि भाई मैं वापस समर वेकेशन वाले मोड में चला जाऊं, जहां मैं खाऊं पीऊं सोऊं और पढ़ाई ना करनी पड़े, लेकिन फिर वापस पढ़ाई के मोड में आना पड़ा। सो वंस आई एक्सेप्टेड द फैक्ट ऑनलाइन क्लास वुड बी ऑनलाइन फॉर द फैक्ट दैट क्लासेस वुड बी ऑनलाइन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब इन फ्यूचर ये ऐसे ही होगा। I found that remote learning was just as manageable, if not more manageable than in person class. मतलब ठीक है, काम चलाने के लिए ठीक है। Not to say I prefer online class, मतलब मैं online class prefer नहीं करता। I don't. I never thought I'd miss walking to a 15-minute distance to school, but now having anything to walk is a luxury. यानी कि कभी नहीं सोचा था हमने कि 15 मिनट जो स्कूल जाने में लगते थे वो एक इतने अच्छे लगेंगे, इतना याद आएंगे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वॉक करना ही अपने आप में एक लग्जरी है। एंड आई फाइंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग ऑनलाइन जस्ट प्लेन ऑकवर्ड, कि ऑनलाइन कुछ चीज़ें बहुत बोरिंग हैं। आवर टीचर्स आर हेल्पिंग अस अ लॉट इन दिस पीरियड। वी आर गेटिंग रेगुलर वर्क ऑनलाइन स्टडी मटेरियल एज वी कैनॉट गो टू स्कूल एंड कैनॉट मीट आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आई जस्ट विश एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल एज सून एज पॉसिबल। गॉड हेल्प अस ऑल। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा था कि मुझे इस ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे कैसा फील हो रहा है। आप अपना एक्सपीरियंस लिखिए कि आपको ऑनलाइन क्लासेस को लेते टाइम किस तरीके से फील होता है। तो बच्चों, हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।